हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2018 का पेपर, जो कि 18 नवंबर 2018 को यह परीक्षा हुई थी। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने सीडीपी और आपकी ईवीएस, संस्कृत, इनको मैंने कंप्लीट डिस्कस करा दिया है। तो आपने इनके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। मैंने 2011 से लेकर जो आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट डिस्कस करा दिया है। तो आपने अभी तक इनको नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं यह आपके एग्जाम की दृष्टि से कितने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका 40% पूछा जाता है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 40% पूछा जाता है। तो आपको यह बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि अगर आपके यह एग्जाम में आते हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इसको गलत ना करके आए, बिल्कुल आपको सही करना है। आपको एक एक नंबर पर फोकस करना है, तभी आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, तभी आप सभी बच्चों से आगे निकल सकते हैं। आपको 110 प्लस का टारगेट लेकर के चलना है, इससे कम तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। 120 प्लस होने चाहिए, यानी कि मेरा नॉर्मली आपसे कहना है कि 110 प्लस का आपको टारगेट लेकर के चलना है और अपनी तैयारी को इसी तरीके से करते जाना है। अभी से आप अपनी तैयारी को करते हैं तो आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब नोटिफिकेशन आता है तभी सभी बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन आप अभी से करते हैं तो आप उन बच्चों से आगे निकल जाएंगे जो कि नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी को करते रहना है। आपको कम से कम डेली के 2 से 3 घंटे आपके अपनी पढ़ाई को देने हैं, तो देने हैं, रेगुलर देने हैं। 2 से 3 नहीं, 3 से 4 दे सकते हैं, लेकिन आप जितना भी टाइम दें, लेकिन अपनी पढ़ाई को आप ज़रूर टाइम दें। यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं उसे रेगुलर करते जाइए, कि किसी काम को रेगुलर करने से चीज़ें सरल होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर एक बार विजिट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो शिवराज भूषण, भूषण, शब्द रसायन, देव, परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें पूछा है आपसे कि कौन सा जोड़ा है यह सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, कि जो उद्धव शतक है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। यह उद्धव शतक किसकी है? जगन्नाथ दास की है। किसकी है? जगन्नाथ दास की है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास की है, ना कि हरिश्चंद्र की। आपसे गलत पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म है वह गलत है। तो बोलगा से गंगा राहुल साकृत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, आर्यों का आदिदेव संपूर्णानंद, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो आपसे गलत पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि दर्शन दिग्दर्शन के रामचंद्र शुक्ल नहीं है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि आपसे गलत पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है कि विरामचंद्र की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विरामचंद्र की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो वह
वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। हाँ, मेरा यही विचार है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। हाँ, मेरा यही विचार है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। तो चिरंतन, शाश्वत, सनातन, अधुनातन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, अधुनातन है। यह भिन्न अर्थ हो जाता है प्रकृति का। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि अर्वाचीन का विलोम शब्द है। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द बताना है। विलोम का मतलब होता है आपका उल्टा, विपरीत। जो आपका विपरीत अर्थ प्रकट करता है वही आपका विलोम शब्द होता है। तो अर्वाचीन का पूछा है प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन या फिर सनातन। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाता है आपका प्राचीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द है वह अशुद्ध है। तो विरहणी है, ग्रहणी है या फिर विभीषण है या जगत गुरु है। तो व्याकरण की दृष्टि से शब्द अशुद्ध बताना है तो विरहणी है। यह आपका क्या हो जाता है अशुद्ध शब्द हो जाता है। विरहणी को किस तरीके से लिखा जाता है तो विरहिणी लिखा जाता है। इस तरीके से लिखा जाता है, यह आपका शुद्ध हो जाता है। और आपसे अशुद्ध के विषय में पूछा है तो विरहणी आपका शुद्ध हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना या मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल यानी कि साहसी व्यक्ति। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म है वह गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। तो सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना यह आपका क्या हो जाता है गलत हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। सब्ज बाग दिखलाने का मतलब क्या होता है लालच देकर बहकाना। क्या होता है लालच देकर बहकाना। सब्ज बाग दिखलाने का मतलब होता है लालच देकर बहकाना। हरा भरा करना यह आपका गलत हो जाता है। इसलिए आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की झाई पड़े, श्याम हरित दुत होय। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। इसमें आपको अलंकार बताना है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की झाई पड़े, श्याम हरित दुत होय। तो इसमें अन्योक्ति है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाता है इसमें श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार हो जाते हैं। इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं आपके। तो इसलिए आयोग ने इन दोनों पर आपको नंबर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है कि गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में कौन सा समास हो जाता है तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 तत्पुरुष समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में समास बताना है। द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या फिर द्विगु समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है देशभक्ति में आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है प्राक, प्राग, प्रा या प्रगैति। तो इसमें आपको बताना है प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग हो जाता है। तो प्राग इसमें उपसर्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है कि तुलसीदास किसकी कविता है। तुलसीदास है यह किसकी कविता है। तो मुक्ति बोध की है, अज्ञे की है, हरिवंश राय बच्चन की है या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जो तुलसीदास है यह किसकी कविता हो जाती है तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कविता हो जाती है। और यह कवि कौन से थे
तो यह छायावाद के कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या है। बहिर्धनकार है, बहिर्धनकार है, बहिर्धनकार है या बहिर्धनकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 बहिर्धनकार, यह इसका संधि विच्छेद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, मैथिली शरण गुप्त की है या श्रीधर पाठक की है। जो आपकी वैदेही वनवास है यह किसकी रचना हो जाती है। तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की यह रचना हो जाती है। कौन सी, वैदेही वनवास। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। तो पहिया है, लिखावट है, पखावज है, मझधार है। तो आपको इसमें पुल्लिंग बताना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। पहिया क्या है, यह आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 16 और 17 का सही उत्तर दीजिए। गद्यांश दे रखा है आपको, 16 और 17 का सही उत्तर बताना है। तो स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निकाली जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता और भाषा का अनायास ही किसी की पकड़ नहीं होती है। इसलिए अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उनसे विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। किसने चकित और मोहित कर दिया था। तो स्वामी विवेकानंद ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अपने भाषण से, अपने संप्रेषण से अमेरिका वासियों को क्या कर दिया था, चकित कर दिया था। वह इनकी भाषा से मोहित हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है कि संप्रेषण कला क्या नहीं है। संप्रेषण कला क्या नहीं है। अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा या विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाता है। इसमें क्या नहीं है की बात करता है, नहीं है की बात करता है। तो इसमें आपका आत्मविश्वास होता है, प्रभावशाली भाषा भी होती है, प्रभावशाली भाषा भी होती है और विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना भी होता है। यही आपका संप्रेषण कला है। तो आपसे नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। अलंकरण आपका नहीं है एक संप्रेषण कला। आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, यह आपका क्या है, यह आपका संप्रेषण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है, क्योंकि नहीं पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है आपका कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। अभ्यास से, भाषण से, अनायास से या विषय की अच्छी पकड़ से। तो चलिए गद्यांश पर चलते हैं। आपसे पूछा है कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। तो निरंतर अभ्यास से यह संप्रेषण कला है, निरंतर अभ्यास से निकाली जाती है। कोई एक दिन में अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है। यानी कि आपसे पूछा है इसमें कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। तो निरंतर अभ्यास से विकास होता है। ऑप्शन नंबर इसमें 1 सही हो जाता है। अभ्यास से क्या होता है, संप्रेषण कला का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है आपका कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। इसमें आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है य, क्ष, त्र या ज्ञ। तो आपको संयुक्त व्यंजन बताना है इसमें कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 य आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि मृत्युंजय पद में कौन सा सही है, यानी कि कौन सा समास है आपको इसमें बताना है। तो द्विग समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है या फिर द्वंद्व समास है। तो मृत्युंजय पद में क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अल, अल, अलन या फिर अलम।
तो इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अलंकार की बात करते हैं तो इसमें अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाता है। उपसर्ग की बात करते हैं तो यह क्या होते हैं? शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के आगे लगते हैं और अर्थ में क्या कर देते हैं? अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यही आपके क्या हो जाते हैं? यही आपके उपसर्ग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि यह पुस्तक किसकी है? मैं रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह पुस्तक किसकी है? इसमें रेखांकित शब्द का पद परिचय देना है। इसमें यह क्या हो जाता है? तो सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष से हो जाता है। एक वचन स्त्रीलिंग है या फिर सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग है। गुणवाचक विशेषण पुस्तक आपका विशेष से हो जाता है, एक वचन है। या फिर संबोधन अव्यय है तो इसका राइट आंसर हो जाता है यह। यहाँ पे आपका क्या है? रेखांकित शब्द है, इसमें आपको बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि सार्वनामिक विशेषण पुस्तक आपका विशेष से हो जाती है, एक वचन स्त्रीलिंग कहलाती है। यही आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है कि विशेषण शब्द का विलोम है। विशेषण शब्द का विलोम है तो इसमें विलोम बताना है। कौन सा विलोम है? विवेचन है, संश्लेषण है, व्याख्या है या फिर विभाजित है। तो विशेषण शब्द का विलोम क्या हो जाता है? तो विशेषण शब्द का विलोम हो जाता है संश्लेषण। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि ऊपर के दांतों से जीभ लगने पर उनको क्या कहते हैं? तो कंठ कहते हैं, दंत कहते हैं, मूर्धा कहते हैं या फिर अनुनासिक कहते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। यानी कि दांतों पर जो जीभ लगती है उसे हम क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आता है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो स अव ज च छ ज य र ल। तो इसमें आपको ऊष्म व्यंजन बताने हैं तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 स आपके क्या हो जाते हैं? ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आता है आपका कि अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम बताना है। अत्यल्प है, अत्याधिक है, अनधिकृत है या अनधीन है। तो अत्यधिक का विलोम बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाता है अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 आता है कि रित का विलोम क्या है? अनरत, वक्र, विकीर्ण या अनैक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 अनरत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है कि संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाता है? सम है, सक है, सन है या फिर साम है। तो संकल्प शब्द में उपसर्ग क्या हो जाता है? तो इसमें सम उपसर्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता इस वाक्य में वाच्य होगा। इसमें वाच्य होगा तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जहाँ पर भी आपको नहीं दिख जाए वहाँ पर आपका क्या होगा? वहाँ पर आपका भाववाच्य होगा। तो आपको पूछा है इसमें मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता तो भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है या फिर अन्य वाच्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 इसमें भाववाच्य हो जाता है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। क्वेश्चन नंबर 29 आता है कि तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? लौंग और लवंग, आंत और अंत्र, लुनाई और लावणता, आयसु और आदेश। तो इसमें तद्भव और तत्सम में क्या पूछा है? गलत पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। 2 और 3 इसके सही आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसाज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको इसमें बताना है कि लेखक और उनकी रचना के अनुसार कौन सा जोड़ा है वह गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर
3 स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं है। स्कंदगुप्त किसकी है? तो यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। क्या है? जयशंकर प्रसाद का क्या है? यह नाटक है। तो स्कंदगुप्त आपको यहाँ पे लक्ष्मी नारायण दे रखा है, तो यह आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर यह स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक हो जाता है। चलिए, यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आप एक बार यहाँ पर विजिट कीजिए। तो चलिए, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर ज़रूर करेंगे। आपको अपनी तैयारी को अभी से करते जाना है, अभी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम होगा, यूपी टेट का होगा यूपी में, तो आपको अपनी तैयारी को अभी से कर लेना है। आपको 110 नंबर से प्लस ही आपको नंबर लेकर के आने हैं। अपना टारगेट बना लेना है कि आपको 3 से 4 घंटे डेली पढ़ने हैं, तो पढ़ने हैं। आपको सभी क्लासेस को अच्छे से करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका यहाँ से कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को करते जाइए। चलिए, मिलते हैं फिर आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।